एपिसोड 581 टू 590। अध्याय 581। 153 विचित्र आत्माएं हलचल मचा रही हैं। यानके में वाकई उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता थी। उसने तुरंत मामले की जड़ को पहचान लिया। उसके भाई और यूनिया के बीच झगड़ा निश्चित रूप से म्याओ म्याओ की वजह से हुआ था, और वह भी ईर्ष्या जैसे तुच्छ कारण से। अपने भाई की आजीवन खुशी से प्रेरित होकर यानके ने तर्कपूर्ण ढंग से कहा, म्याओ म्याओ से ईर्ष्या करना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए तो यूनिया बहन तुम्हारे खिलाफ हो गई। अगर मैं होता तो मैं तुरंत रिश्ता तोड़ देता। ब्रेकअप शब्द सुनते ही यानसोंग की आंखें अचानक सिकुड़ गईं और उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। क्या तुम रिश्ता तोड़ने के बारे में सोच रही हो? वह कभी राजी नहीं होगा, चाहे उसकी मृत्यु ही क्यों न हो जाए। देखो, तुम सहमत नहीं हो, है ना? लेकिन ये तुम्हारी गलती है कि तुमने यूनिया बहन को नहीं समझा। तुमने ठीक से सोचा नहीं। यूनिया और म्याओ म्याओ जुड़वां बहनें हैं जो साथ पली बड़ी हैं। उन्हें बचपन से ही माँ का प्यार नहीं मिला और उनके पिता और दादी ने उन्हें 10 साल तक बिना किसी देखभाल के विदेश में अकेला छोड़ दिया था। वे दोनों सचमुच एक दूसरे पर निर्भर थीं। हालांकि तुम यूनिया बहन के साथ हो, लेकिन यूनिया और म्याओ म्याओ के बीच एक दशक से भी ज्यादा पुराने भाई बहन के प्यार के मुकाबले तुम्हारा रिश्ता कितना गहरा है। इस तरह व्यवहार करके तुम साफ तौर पर यूनिया बहन को खुद से दूर कर रहे हो। मुझे ऐसा मूर्ख भाई कैसे मिल गया? यानके ने निराशा में सिर हिलाया। यानसोंग को यानके की सारी दलीलें समझ में आ गईं, लेकिन वह अपने दिल में मौजूद उस अड़चन को दूर नहीं कर पा रहा था। इसके बारे में सोचने मात्र से ही उसे घुटन और बेचैनी महसूस होती थी। यार, जलन होना तो स्वाभाविक है, लेकिन वो जलन उन मर्दों के लिए होती है जो तुम्हारी प्रेमिका पर बुरी नज़र रखते हैं। पर क्या म्याओ म्याओ कोई साधारण आदमी है? यूनिया बहन के दिल में उसकी जो जगह है, उसकी बराबरी तुम में से 10 लोग भी नहीं कर सकते। यानके ने अपनी असाधारण भावनात्मक बुद्धिमत्ता से एकदम सटीक बात कही। यानसोंग ने गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठियों को और भी कसकर भींच लिया। उसकी ओर देखते हुए यानके ने आगे कहा, अगर तुम इसे स्वीकार नहीं कर सकते तो अभी छोड़ देना ही बेहतर है। हिचकिचाहट से केवल और अधिक अराजकता ही पैदा होगी। अगर तुम इसे स्वीकार कर सकते हो तो अब से ऐसा चेहरा मत बनाओ। भला इसे कौन लंबे समय तक सहन कर सकता है? यूनिया बहन बहुत समझदार हैं। उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए, और अगर उन्हें चुनाव करना पड़े तो मुझे विश्वास है कि वे बिना किसी झिझक के म्याओ म्याओ को चुनेंगी। पहले म्याओ म्याओ यहाँ नहीं थी और तुम्हें इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन अब तुम्हें इसका डटकर सामना करना होगा। यह मानना पड़ेगा कि यानके के शब्द स्पष्ट और कठोर थे, लेकिन वे बहुत ही वास्तविक भी थे। ये वही मुद्दा था जिससे यानसोंग म्याओ म्याओ के प्रकट होने के बाद से ही बचता आ रहा था। यूनिया को सबसे ज्यादा प्यार वह व्यक्ति नहीं था, यह उसके लिए सबसे असहनीय सच्चाई थी। लेकिन जिस पर वह जीवन के लिए निर्भर थी वह उसका भाई था। अगर वह इस बाधा को पार करके म्याओ म्याओ की मौजूदगी का सामना नहीं कर पाता तो उनके बीच टकराव जारी रहता, और समय के साथ ये टकराव उनके रिश्ते में एक बम की तरह फट पड़ते। रिश्ता तोड़ने की बात तो वो कभी मान ही नहीं सकता था, इस पर विचार करना भी बेकार था। तो अब वो क्या कर रहा था? वो रूठा क्यों बैठा था? हाँ, म्याओ म्याओ उसका भाई था जिस पर वो जीवन के लिए निर्भर थी, और वो भी उसका भाई था। क्या वो बेवजह इतना हंगामा कर रहा था? अफसोस, इस समय सबसे ज्यादा दुखी तो यूनिया बहन है। कौन जाने वो कहाँ छुपकर चुपके से रो रही होगी। जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है वो उसे समझ ही नहीं पा रहा। उसका दिल कितना टूटा होगा, यानके ने धीरे से कहा और उठकर यानसोंग के कमरे से बाहर चला गया। यानसोंग कुछ देर रुका, फिर यूनिया के रोने का ख्याल आते ही उसका दिल बुरी तरह दुखने लगा। क्या उसने उसके दृढ़ निश्चय को गलत समझा था? ये सोचकर वह और अधिक देर तक शांत नहीं बैठ सका। उसने अपने कपड़े बदले, कार की चाबियां उठाईं और दौड़कर बाहर निकल गया। यानसोंग को तेजी से जाते देख यानके ने संतुष्टि से अपने होंठ सिकोड़ लिए। भाई, तुम्हें धैर्य रखना होगा। जल्दी करो और मेरी भाभी को वापस ले आओ, ताकि हमारी माँ बेवजह ताने मारना और मनमाने ढंग से रिश्ते तय करना बंद कर दे। जुआंग शियुए ने यानसोंग को गुस्से में जाते हुए देखा और अनजाने में ही पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसे जो जवाब मिला वह था यानसोंग की लंबी आकृति का रात के अंधेरे में गायब हो जाना। ये बच्चा जो हमेशा बाहर घूमता रहता है, उसे पता ही नहीं कि वह बाहर क्या कर रहा है, जुआंग जियू ने शिकायत की। अंकल यान ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, युवती निश्चिंत रहें, युवा स्वामी को पता है कि वह क्या कर रहे हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। यानसोंग ने चांदी की स्पोर्ट्स कार को अंधेरी रात में बिजली की लकीर की तरह चलाया, जिससे एक तेज हवा उठी और वह पल भर में सड़क के अंत में गायब हो गई। जब वह एक फूलों की दुकान के पास से गुजरा तो उसने कार रोक दी और बाहर निकल गया। प्रवेश द्वार पर खड़ा दुकानदार, जो दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था और गमलों को इधर उधर कर रहा था, उसने तुरंत ही प्रशंसा भरी निगाहों से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एक स्पोर्ट्स कार और एक आकर्षक पुरुष, सचमुच आंखों को सुकून देने वाला नजारा। स्वागत है, आप क्या लेना चाहेंगे? उसके लंबे पैर, आकर्षक चेहरे के हाव भाव, मानो वह किसी कॉमिक बुक से निकल कर आया हो। यानसोंग ने फूलों की दुकान में चारों ओर नजर घुमाए और पूछा, मेरी प्रेमिका से झगड़ा हो गया है और मैं उसे खुश करना चाहता हूँ। मुझे उसे कौन से फूल देने चाहिए? दुकानदार का दिल खुशी से खिल उठा। अपनी प्रेमिका से झगड़ा हुआ था। ये युवक तो वाकई बहुत ख्याल रखने वाला लग रहा था। लड़कियों को गुलाब सबसे ज्यादा पसंद होते हैं। उसे गुलाबों का एक बड़ा गुलदस्ता दें और कुछ मीठे शब्द कहें तो उसका सबसे बड़ा गुस्सा भी गायब हो जाएगा। यानसोंग ने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए और कहा, तो फिर गुलाब ही सही। फूल बेचने वाली ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन अभी हमारे पास स्टॉक खत्म हो गया है। आपको सुबह 7 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, यानसोंग ने फ्राउनिंग करते हुए कहा, मैं सुबह ठीक 7 बजे यहाँ आ जाऊँगा। इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। ठीक है, मैं डिलीवरी वाले को फ़ोन करके उनसे जल्द से जल्द आने के लिए कहूँगा। यानसोंग सड़कों पर इधर उधर भटकती रही और अंत में जेलिन अपार्टमेंट के सामने रुक गई, स्टीयरिंग व्हील पर झुक गई और एक गहरी सांस ली।
क्या वह अभी रो रही है? उसके चुपके से रोने के ख्याल मात्र से ही मेरा दिल असहनीय रूप से दुख रहा था। कार में एक शांत रात बिताने के बाद विचारों में उलझे हुए करवटें बदलते हुए उसने म्याऊं म्याऊं को खोने के बजाय उसे सहन करने का विकल्प चुनने में जरा भी संकोच नहीं किया। अनजाने में ही उसके लिए उसका प्यार उसकी रग रग में समा गया था, इतना गहरा कि वह उसके दिल में खुद से ऊपर किसी और पुरुष के होने के अस्तित्व का सामना करने को तैयार नहीं था। सचमुच निराशाजनक। उसने एक कड़वी मुस्कान दी, अपना सिर स्टीयरिंग व्हील पर रखा और मदहोश होकर सो गया। जब वह लगभग 6 बजे उठा तो आकाश पहले से ही उजाला था, भोर की गहरी नीली रोशनी अभी भी छाई हुई थी। युवा सड़क किनारे व्यायाम कर रहे थे और बुजुर्ग लोग सब्जियों की टोकरियां लिए खरीदारी करने जा रहे थे। उगते सूरज ने रात के अंधेरे और ठंड को दूर करना शुरू कर दिया। यानसोंग ने नींद से भरी अपनी गर्दन हिलाई और फूलों की दुकान की ओर गाड़ी चला दी। यानसोंग को देखते ही फूल वाले ने तुरंत मुस्कुराते हुए उसे खूबसूरती से लपेटा हुआ गुलाबों का एक बड़ा गुलदस्ता थमा दिया। 99 गुलाब, मुझे उम्मीद है कि आपकी प्रेमिका शांत हो जाएगी। यानसोंग ने पैसे देकर फूल लिए, फिर मुड़कर चली गई। आप दोनों के लिए शाश्वत प्रेम और 100 साल की खुशी की कामना करता हूँ। फूलवाले ने उसके पीछे से आवाज लगाए। यानसोंग ने हाथ हिलाते हुए कहा, धन्यवाद। उसने फूलों को यात्री सीट पर रखा, होठों को हल्का सा मोड़ते हुए उन पर एक नजर डाली, फिर कार स्टॉप की ओर चला गया। युन मियाओ तरोताजा महसूस करते हुए उठी, बेडरूम से बाहर निकली और उसने देखा कि युन्या लिविंग रूम के सोफे पर एक गेंद की तरह सिकुड़ा हुआ था। उसके शरीर पर कुछ भी नहीं था, वह एक छोटे झींगे की तरह झुका हुआ था। युन मियाओ चलकर पास आए और उसने युन्या को आंखें कसकर बंद किए हुए, चेहरा लाल किए हुए देखा, जो स्पष्ट रूप से अस्वस्थ था। चौंक कर वह घुटनों के बल बैठ गया और युन्या के शरीर को हिलाते हुए आहा की आवाज निकालने लगा, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। युन्या ने नींद से भरी आंखों से आंखें खोली और म्याओ म्याओ के चिंतित और परेशान चेहरे को देखा। उसने कमजोर सी मुस्कान के साथ अपने होंठ सिकुड़े। म्याओ म्याओ, मैं ठीक हूँ, मेरे लिए एक कप गर्म चाय लाओ, उसने कमजोर आवाज में कहा। पिछली रात सोफे पर सो जाने और ठंड लगने के कारण युन्या अपनी नाजुक सेहत को लेकर असहाय महसूस कर रहा था। म्याओ म्याओ तुरंत पानी डालने के लिए उठी और गर्म चाय पर तब तक फूंक मारती रही जब तक उसके हाथ लाल नहीं हो गए, लेकिन उसने चाय को छोड़ा नहीं। युन्या ने उठने की कोशिश करते हुए डांटते हुए कहा, बेवकूफ, इतनी गर्मी होने पर तुम इसे क्यों नहीं छोड़ देते? म्याओ म्याओ ने चाय का प्याला मेज पर रख दिया। युन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी लालिमा से लाल कोमल उंगलियों को देखा। उसे म्याओ म्याओ को ये सब नहीं करने देना चाहिए था। म्याओ म्याओ ने अपने होंठ सिकुड़े और अपना हाथ पीछे खींच लिया, जल्दी से इशारा करते हुए। बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। या जल्दी पी लो। उसके इतने मूर्खतापूर्ण व्यवहार को देखते हुए वह उसे अकेला छोड़कर कैसे सहज महसूस कर सकती थी। म्याओ म्याओ को लगा कि उसने युन्या को फिर से नाराज कर दिया है और वह चुपचाप अपना सिर झुकाए बैठी रही। युन्या ने आह भरी और म्याओ म्याओ के सिर को छूने के लिए अपना हाथ उठाया, जिससे उसकी भावनाएं शांत हो गईं। गर्म पानी पीने के बाद युन्या बेडरूम में बड़े बिस्तर पर लेट गई और जीदी को फोन करके उससे कहा कि वह आकर कुछ समय के लिए म्याओ म्याओ की देखभाल कर ले। फोन रखने के बाद वह गहरी नींद में सो गया। म्याओ म्याओ बिस्तर के पास बैठी युन्या की देखभाल कर रही थी। यानसोंग घर में दाखिल हुई, उसे असामान्य शांति का आभास हुआ और उसने भौहें सिकुड़ी। उसने फूलों को दरवाजे के पास कोने में रखा और फिर बेडरूम की ओर चल पड़ा, जहां उसने युन्या को बिस्तर पर गहरी नींद में सोते हुए देखा। उस पल उसकी धड़कन लगभग रुक गई। वह तेजी से चलकर युन्या के पास गया और उसके माथे को छुआ, जो बेहद गर्म था। म्याओ म्याओ ने उसे देखा और जल्दी से कुछ इशारा किया, लेकिन दुर्भाग्य से यानसोंग को कुछ भी समझ नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि उसे सांकेतिक भाषा सीखने के लिए समय निकालना पड़ेगा। वह युन्या को अस्पताल ले जाने के लिए उठा, लेकिन तभी उसे युन्या की कही एक बात याद आई, वह बुखार के लिए कभी अस्पताल नहीं गई थी। चिंता और बेबसी के बीच फंसे हुए उसने युन्या को वापस बिस्तर पर लिटाया और फ्रिज से बर्फ की थैली निकालकर तौलिए में लपेटकर उसके माथे पर रख दी। ठंडी सनसनी से युन्या चौंक उठी, उसके हाथ बेसुध होकर इधर उधर हिलने लगे। यानसोंग ने उसके हाथ पकड़े, उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, युन्या, मुझे माफ करना। मुझे कल रात परेशान नहीं होना चाहिए था। आपकी सेहत पहले से ही खराब है और मैंने गुस्से से आपको और बीमार कर दिया है। मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। म्याओ म्याओ ने यानसोंग को याया के इतने करीब देखकर उसे दूर खींच लिया। यानसोंग ने कोई विरोध नहीं किया और रसोई में नाश्ता बनाने चला गया। अध्याय 583/153 चिमेई वानलियांग चुनचुन यूडोंग _3। जीडी ने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा और रसोई में एक आकृति को व्यस्तता से इधर उधर घूमते देख वह एक पल के लिए चौंक गई। युवा स्वामी यानसोंग ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, आंटी डाई, तुम यहाँ क्यों हो? जीडी ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। क्या वह कल रात भी यहीं रुका था? युन्या बीमार है, मैं उसकी देखभाल करने के लिए जल्दी आ गई। आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया है ना? मैंने ज्यादा बनाया है, तो कृपया हमारे साथ नाश्ता कर लीजिए। एप्रन पहने और हाथ में चम्मच लिए वह लंबा चौड़ा युवक किसी धनी परिवार का संभ्रांत और कुलीन वंशज होना चाहिए था, लेकिन वह इस रसोई में बिल्कुल बेमिल लग रहा था। हालांकि एक आकर्षक पुरुष किसी भी समय या स्थान पर देखने में कितना भी सुंदर क्यों न लगे, वह आंखों को सुकून देता ही है। कल रात यानसोंग जानती थी कि वह किस बात को लेकर चिंतित है और उसने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी अभी यहाँ आई हूँ। जीडी ने राहत की सांस ली, अपना बैग जूते रखने वाली अलमारी पर रखा और युन्या को देखने के लिए बेडरूम में चली गई। युन मियाओ को देखकर जीडी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। छोटे स्वामी, युन मियाओ ने उसे असमंजस भरी नजरों से देखा, मानो वह ये याद करने की कोशिश कर रही हो कि वह कौन है। जीडी जल्दी से चलकर युन मियाओ के पास गई और उसे गले लगा लिया। छोटे मालिक, आप आखिरकार वापस आ गए। युन मियाओ ने थोड़ा संघर्ष किया, उसके आलिंगन से खुद को छुड़ाया और उसे संदेह भरी नजरों से देखा। उसकी आंखों में जो भाव थे वे बहुत अपरिचित थे।
इस तरह के हाव भाव देखकर जीडी को दुख हुआ। छोटे मालिक, मैं चाची दी हूँ, क्या आपको मैं याद नहीं हूँ? युन मियाओ को आखिरकार याद आ गया कि वह कौन है और उसकी आंखों में दिख रही सतर्कता धीरे धीरे गायब हो गई। उसने जीडी को एक शर्मीली मुस्कान दी। जिस महिला ने बचपन से ही पूरी निष्ठा से उसकी और याया की देखभाल की थी, उसे वह भूला नहीं था। लेकिन एक दशक से अधिक समय बीत चुका था और गहरे स्नेह भी फीके पड़ गए थे। युन मियाओ के रवैये से जीडी थोड़ी दुखी हुई, लेकिन उसने बच्ची की हालत के बारे में सोचा और इसे स्वीकार कर लिया। बहरे और गूंगे लोग हमेशा दूसरों से ज्यादा संवेदनशील होते हैं। युनिया के सोते हुए चेहरे को देखकर जीडी मुड़ी और रसोई में चली गई। अपनी आस्तीनें चढ़ाते हुए उसने यानसोंग से कहा, मास्टर यान, आप बाहर जा सकते हैं, मैं इसे संभाल लेती हूँ। यानसोंग मुस्कुराई, मैं युनिया के लिए नाश्ता खुद बनाना चाहती हूँ, ये जल्दी तैयार हो जाएगा, कृपया चिंता न करें आंटी डी। जीडी ने उस युवक के आकर्षक और गंभीर चेहरे को देखा और मन ही मन स्वीकार किया कि उसकी पिछली सोच संकीर्ण थी। ये युवक न केवल असाधारण था, बल्कि वह युनिया की सच्ची परवाह भी करता था। भला उसे उसका विरोध करने का क्या अधिकार था? जीडी मुड़ी और रसोई से बाहर चली गई। जब जीडी और युन मियाओ नाश्ता कर रही थी, तभी यानसोंग दलिया का एक कटोरा और तली हुई सब्जियों की एक थाली लेकर शयनकक्ष में आए। युनिया अभी भी सो रही थी। यानसोंग ने कुछ देर तक उसका नाम पुकारा, लेकिन वह जाग नहीं पाए। इसलिए उसने दलिया और खाना गर्म करके रख दिया ताकि युनिया जब भी जागे तो खा सके। ऐसे उथल पुथल भरे समय में कांग जिन से युन परिवार के घर लौटने की हिम्मत नहीं कर पाए और उसने रात अस्पताल के वार्ड में बिताए। उसने डॉक्टरों से बात की और कांग जिनशियान को पड़ोसी शहर के एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने का फैसला किया। एक तरफ तो ये दुखदायी स्थान जियांगजोहो को छोड़ने के लिए था और दूसरी तरफ ये जी युनिया से बचने के लिए था। उसने सुबह युन परिवार के घर लौटने की योजना बनाई थी ताकि वह अपने और आशियान के लिए कुछ सामान पैक कर सके और फिर युनशु को अलविदा कह सके। चाहे उसे किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, वह मानसिक रूप से तैयार थी। आधी रात के सन्नाटे में अस्पताल में हमेशा ही अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। थकान से पलकें झपकने के बावजूद कांग जिन से बेचैनी से करवटें बदलती रही, उसे नींद नहीं आ रही थी। शायद अस्पताल का सोफा बहुत सख्त था, सालों की विलासितापूर्ण जीवन शैली ने उसे बिगाड़ दिया था। ऐसा सोचते हुए वह उठी और अस्पताल के बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहे आशियान को देखने गई। वार्ड की बत्ती बंद कर दी और कमरा तुरंत अंधेरे में डूब गया। खिड़की से केवल चांदनी और सड़क की बत्तियों की हल्की रोशनी ही दिखाई दे रही थी। कांग जिन से लड़खड़ाते हुए सोफे तक पहुंची और लेट गई। अंधेरा हमेशा थकान को और बढ़ा देता था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और इस बार आसानी से सो गई। क्लिक, वार्ड का दरवाजा बाहर से खुला और एक काली आकृति अंदर आई। चुपचाप बिस्तर की ओर बढ़ते हुए वह आकृति वहां सो रहे व्यक्ति की ओर बढ़ी। कांग जिन से सुबह तक सोती रही और जब उठी तो उसकी पीठ में इतना दर्द था कि वह मुश्किल से सीधी खड़ी हो पा रही थी। सहज ही उसने अस्पताल के बिस्तर की ओर देखा, लेकिन वह खाली था। आशियान कहाँ था? वह एक पल के लिए वहीं जम सी गई, फिर तेजी से दौड़कर गई और बिस्तर पर पड़े सारे कंबल हटा दिए। आज यान कहाँ था? आज यान कहाँ गया था? वह बाहर भागी, पास से गुजर रही एक नर्स को पकड़ लिया और बोली, मेरी बहन कहाँ है? क्या आपने उसे देखा है? नर्स ने अपना सिर हिलाया। कांग जिनक्सियन गायब हो गई थी। अस्पताल से उसका कोई निशान नहीं मिला। कांग जिनसे ने अस्पताल में हंगामा किया और निगरानी फुटेज देखने की मांग की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अस्पताल ने पुलिस को बुलाने का फैसला किया, लेकिन कांग जिनसे ने उन्हें रोक दिया। या तो जी युन्या थी या हेयान। अब सबसे बड़ा मकसद सिर्फ इन्हीं दो लोगों के पास था। जोखिम उठाने का फैसला करते हुए वही परिवार के पास चली गई। लेडी ही उसे झाड़ू लेकर दरवाजे से बाहर निकालने के लिए लगभग तैयार थीं। पता नहीं लाइव प्रसारण देखने के बाद उनकी क्या हालत हुई होगी। ऐसी नखरीली महिला के घर में आने से उनके प्रतिष्ठित परिवार की सारी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई थी। अध्याय 584, 153 विचित्र आत्माएं और राक्षस आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हैं। 4 पिछले 2 दिनों से लेडी हे इतनी क्रोधित थी कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे एक बुद्ध को जबरन अस्तित्व में लाया जा रहा हो और दूसरे को स्वर्ग में ले जाया जा रहा हो। उन्होंने न तो अपने दरवाजे से बाहर कदम रखने की हिम्मत की और न ही किसी सामाजिक समारोह में भाग लेने की। अपने मन की गहराइयों में वह युनशु से भी नाराज होने लगी थी। युन परिवार और कांग परिवार की बहनों में से किसी को भी हमारे हे परिवार के दरवाजे पर कदम रखने की इजाजत नहीं है। जो भी उन्हें अंदर आने देगा, अपना सामान पैक करो और निकल जाओ, लेडी हे ने गुस्से से आग बबूला होकर कठोर स्वर में कहा। सभी नौकरों ने विनम्रतापूर्वक सहमति में सिर हिलाया। सोफे पर बैठी, गुस्से से उसका सीना फूल रहा था। उसने कुछ देर सोचा और फिर ही आन का नंबर डायल किया। पहली बार में कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन दूसरी बार में कॉल लग गई। हेलो बेटा, तुम कहाँ हो? कल रात घर क्यों नहीं आए? मुझे कुछ काम निपटाने हैं, मुझे अकेला छोड़ दो। समय आने पर मैं वापस आऊँगा। मुझे एक और कॉल आ रही है, अभी फ़ोन रख रहा हूँ। और इतना कहकर उसने अचानक फ़ोन काट दिया। ये बच्चा, लेडी ही ने सिर हिलाया। वह ज़रूर बहुत हैरान हुआ होगा। हेयान कांग जिनिक्सियन को इतना पसंद करता था, लेकिन अब उसे इतना बड़ा धोखा मिला। हाय, हे परिवार के लिए एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी कि उन्हें उस दुष्ट कांग जिनिक्सियन से सामना करना पड़ा। वह अपने बेटे को भली भांति जानती थी। उसका इधर उधर भटकना और अयाशी करना केवल इसलिए था क्योंकि उसे कोई ऐसी लड़की नहीं मिली थी जो उसके दिल को छू सके। अपने पिता की तरह वह भी भीतर से अत्यंत समर्पित था। एक बार फिर उसने मन ही मन कांग जिनिक्सियन को कोसते हुए कहा, ये नीच, बेहतर होगा कि मैं तुम्हें फिर कभी न देखूं, वरना मैं तुम्हारी लोमड़ी की खाल उतार दूंगी। जियांगजोऊ के एक मध्यम श्रेणी के इलाके में 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट के अंदर कमरे में अंधेरा छाया हुआ था और पर्दे लगे हुए थे।
बड़े से पलंग पर एक नग्न युवती लेटी हुई थी। उसके अंग एक आकार में फैले हुए थे, उसकी कलाइयां तांबे के छल्लों से पलंग के सिरहाने से बंधी हुई थीं और उसकी टखने तांबे के छल्लों से पलंग के निचले हिस्से से जकड़े हुए थे। पूरा शरीर एक अत्यंत अपमानजनक स्थिति में पलंग से बंधा हुआ था। सफ़ेद चादरों के बीच वह बेहद कामुक प्रतीत हो रही थी। लड़की ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। कुछ पलों के लिए उसका दिमाग सुन्न हो गया, फिर धीरे धीरे उसे होश आया। उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और वह डर के मारे अपना शरीर हिलाने लगी, लेकिन तांबे की अंगूठियों की खनकती हुई आवाज़ से वह खुद को छुड़ा नहीं सकी। ये कहाँ है? वहाँ कौन है? ये कौन है? मुझे जाने दो! लड़की दहशत से चीख उठी। उसका दिल अत्यधिक भय से भरा हुआ था। अगर कोई अनजान जगह पर नंगे बदन, हाथ पैर बंधे हुए इस तरह पाए तो वह डर के मारे अधमरा हो जाएगा। काफी देर बाद जब चीखने से उसका गला बैठ गया था, तब भी कोई जवाब नहीं मिला। उसी क्षण दरवाजा अचानक खुला और अगले ही पल एक आकृति हाथ में एक बैग लिए अंदर आ गई। उस आकृति को देखते ही लड़की की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। हेन, क्या ये तुम हो? नवागंतुक ने ऊपर और चारों ओर देखा। उसकी आंखें गहरी और उदास थीं। कांग जिनक्सियन को देखते समय क्रोध और घृणा की ज्वालाएं जल रही थीं। उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, कांग जिनशियान मुझे देखकर हैरान हो गए। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे साथ विश्वासघात करने का क्या नतीजा होता है। कांग जिनशियान का डर और गहरा गया। अविश्वास से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। हे आन, तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम्हें एहसास है कि ऐसा करना गैरकानूनी है? मुझे जाने दो। हियन ने अपना हैंडबैग फर्श पर फेंक दिया और उसके अंदर की सारी चीजें बाहर निकाल दी। एक चाबुक, एक बेत, एक बिजली का झटका देने वाला उपकरण, क्लैंप, मोमबत्तियां। कांग जिनक्सियन की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं और वह बेतहाशा छटपटाने लगी। मुझे छोड़ दो, तुम पागल! हेयान ने चाबुक उठाया और कांग जिनशियान के पास जाकर अचानक उस पर वार किया। एक तेज चटकने की आवाज आई। कांग जिनशियान की भौहें दर्द से तंग गईं। उसके होंठों से चीख निकल गई और उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। रो, चीखो! क्या तुम हमेशा से रोने में इतनी माहिर नहीं थी? अब क्यों नहीं रोती? हियान ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी त्वचा पर तेजी से उभरते घावों को देखकर उसकी आंखों में उत्तेजना झलक रही थी और उसने बिना किसी झिझक के कोड़े को फिर से नीचे पटक दिया। कांग जिनशियान की चीखें गड़गड़ाहट के साथ गूंज उठीं। वह जितनी जोर से चीखती, हेयान उतना ही रोमांचित हो जाता। अंततः जब कांग जिनशियान चीखने की भी हालत में नहीं थी, तब हेयान उसके ऊपर चढ़ गया। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, उसने उसके बाल पकड़कर उसका सिर ऊपर उठाया और फिर बेरहमी से उसके होंठ काट लिए। कांग जिनशियान को कभी एहसास नहीं हुआ था कि हेयान इतना विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति है, जो उसे शारीरिक और मानसिक रूप से उन्मादी दुर्व्यवहार और यातना का शिकार बनाता है। वह दिन और रात में अंतर नहीं कर पा रही थी। उसे बस इतना पता था कि वह मृत्यु के करीब है। उसका शरीर सुन्न पड़ चुका था, मानो उसकी आत्मा भी बह रही हो। कुछ देर बाद हेयान आखिरकार रुका, नहाने गया और फिर तौलिए में लिपटा हुआ बाहर आया। बड़े से बिस्तर पर फैली हुई अस्त व्यस्त हालत को देखकर उसके होंठों पर एक भयावह मुस्कान आ गई। अध्याय 585 153 विचित्र आत्माएं और राक्षस आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हैं _5। हेयान ने खाना मंगवाया और खुद कुछ निवाले खाने के बाद उसने कांग जिनशियन को जबरदस्ती खाना उसके मुंह में ठूंस दिया। जब उसने खाना थूक दिया तो उसने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। कांग जिनशियन ने खुद को मजबूर करके खाना निगल लिया। वह भूख से मर नहीं सकती थी। उसे जिंदा रहना था। सारे अपमान, सारा दर्द, उसे सब कुछ याद था और एक दिन वह अपने हाथों से इसका बदला जरूर लेगी। जी यूनिया, कांग जिनसे, हेयन, आप सभी बस प्रतीक्षा करें। खाना खाने के बाद हेयान ने फिर से शुरू किया। इस बार बीच में ही कांग जिनक्सियन की नाक से बहुत ज्यादा खून बहने लगा, जिससे सफेद चादरें पूरी तरह से लाल हो गईं। उसका मुंह खून से भरा हुआ था। यह एक बेहद भयावह दृश्य था। हेयान भी चौंक गई। उसी क्षण कांग जिनशियान का चेहरा विकृत हो गया। उसका रंग भयानक रूप से पीला पड़ गया। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ गईं, मानो वह असहनीय दर्द को दबा रही हो। वह अब और सहन नहीं कर सकी और पीड़ा से चीखने लगी। हेयान पीछे हट गया और ठंडी निगाहों से देखने लगा। कांग जिनक्सियन का खून उसके नीचे जमा हो गया था, जैसे बर्फ में खिलते लाल बेर के फूल, एकदम स्पष्ट और जीवंत। अपने नीचे फैले खून को देखकर कांग जिनशियान की आंखें अचानक भय से चौड़ी हो गईं। अपनी सुस्त अवस्था में भी उसे समझ आ गया कि क्या हो रहा है और वह जोर से रोने लगी। उसकी सिसकियां निराशा और दर्द से भरी हुई थीं। हियन क्षण भर के लिए असमंजस में पड़ गया। क्या तुम्हें क्या हुआ है? कांग जिनक्सियन ने उसे घृणा से घूरा। उसकी आंखों में उमड़ती नफरत किसी प्रतिशोधी आत्मा की तरह थी, जिससे हेयान अनजाने में कांप उठा। मेरा बच्चा, उसने अपने होंठ काटते हुए और कर्कश आवाज में कहा। अप्रत्याशित रूप से उसने युनशेन और हेयान को धोखा दिया और सचमुच गर्भवती हो गई, लेकिन अब बच्चा चला गया था। हेयान ने उसके पेट की ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़ी सी ठंडक थी और उसने व्यंग्य करते हुए कहा, ये युनशेन की देन थी। अच्छा हुआ कि यह चली गई। कांग जिनशियान अचानक हंस पड़ी। उसका चेहरा खून से सना हुआ था और मौत की तरह पीला पड़ गया था। ये सब बहुत दुखद था। हेयान, ये तुम्हारा बच्चा था। तुमने इसे अपने हाथों से मार डाला। हा हा हा, यही तो बदला है। कांग जिनक्सियन अचानक पागलों की तरह हंसने लगी। ये हेयान का भी बदला था और उसका भी। हेयान एक पल के लिए चौंक गई, फिर ठंडी आवाज में बोली, मुझे दोबारा धोखा देने की कोशिश मत करो। यह मेरा बच्चा बिल्कुल नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो या नहीं। बच्चा तो जा चुका है। पिता कौन है, इस पर चर्चा करने का क्या फायदा? बस तुम इंतजार करो। जब तुम रात को सपने देखोगे तो ये बच्चा तुम्हें ढूंढने जरूर आएगा। कांग जिनशियान ने निराशा से सोचा। उसका जीवन पूरी तरह बर्बाद हो गया था। जीने का क्या मतलब था? अब तक तो वह एक मजाक के सिवा कुछ नहीं थी। महज 3 महीनों में वह आसमान की ऊंचाइयों से दलदल में गिर पड़ी। इस सब के लिए कौन जिम्मेदार था? जी यून्या, उसने दांतों के बीच से यह नाम बुदबुदाया। भले ही मैं एक दुष्ट भूत में बदल जाऊं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। क्या वाकई यह उसका बच्चा हो सकता है?
हियन को यकीन नहीं था। उसने खून के उस कुंड को घूर कर देखा और अचानक उसे वह भयावह लगने लगा। उसकी मुट्ठियां भींच गईं और सांस लेना भी मुश्किल हो गया। उसे अंदर बेहद असहज महसूस हो रहा था। अगर यह सचमुच उसका बच्चा होता। हे भगवान, उसने कैसा अमानवीय कृत्य किया था। वह चलकर पास आया और उसकी कलाई से हथकड़ी खोल दी। काम जिनिक्सियन दर्द से कराहती हुई वहीं पड़ी थी, दोनों हाथों से अपना पेट पकड़े हुए असहाय होकर सिकुड़ी हुई थी, असहनीय पीड़ा से तड़प रही थी और करवटें बदल रही थी। वह अपने बच्चे को महसूस कर रही थी, वह नन्ही सी जान उसके शरीर से निकल रही थी। बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, उसने हेयान के कपड़ों का किनारा पकड़ते हुए कमजोर आवाज में कहा। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही, ये सचमुच तुम्हारा बच्चा है। अगर मैं तुमसे झूठ बोलूं तो मुझ पर बिजली गिर पड़े। हियन ने उसे हैरानी से देखा, जल्दी से उसे एक चादर में लपेटा और दरवाजे से बाहर भाग गई। जैसे ही वह प्रवेश द्वार पर पहुंचा, हेयान को कुछ सूझा और उसने अचानक उसे वापस बिस्तर पर लिटा दिया। यही मेरा इंतजार करो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। इस समय भी वह सतर्क था। उसे डर था कि काम जिनशियान कहीं स्थिति को उसके खिलाफ न मोड़ दे। उस महिला का आपराधिक रिकॉर्ड था, उसे उससे सावधान रहना था। उसकी जल्दबाजी में विदाई देखकर काम जिनिक्सियन ने मन ही मन कोसना शुरू कर दिया। ये हेयान अब भी उससे सावधान था। जाने से पहले उसने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। दर्द से कराहते हुए वह बिस्तर पर गिर पड़ी। इस समय अगर वह भागना भी चाहती तो भी वह ऐसा नहीं कर सकती थी। उसने हेयान को धोखा नहीं दिया था, ये बच्चा शायद उसी का था। युनशेन, युनशेन। दांतों के बीच से उस नाम को बुदबुदाते हुए वह अचानक उदास मुस्कान के साथ मुस्कुराए। अंततः ये सब एक क्षणिक सपना, एक खोखला भ्रम मात्र निकला। उसी क्षण बाहर से अचानक दरवाजा खुल गया। ये सोचकर कि हेयान लौट रही है, उसके दिल में आशा जाग उठी। अगर बच्ची को बचा लिया जाता है तो उसके पास अभी भी अपनी किस्मत बदलने का मौका है। इससे पहले कि वह आगे कुछ सोच पाती, अगले ही पल उसके मुंह और नाक पर एक कपड़ा दबा दिया गया। उसने कुछ देर तक संघर्ष किया, फिर बेहोश हो गई। काले वस्त्र पहने दो व्यक्तियों ने एक दूसरे को देखा। काम जिनशियान को एक चादर में लपेटा, उसे एक बोरी में ठूंस दिया और फिर सफाई कर्मियों द्वारा कूड़ा इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक पहियों वाले कूड़ेदान में रख दिया और ढक्कन बंद कर दिया। उन्होंने घटनास्थल से सारे निशान मिटा दिए और उतनी ही खामोशी से चले गए जितनी खामोशी से वे आए थे। अध्याय 586, 153 विचित्र आत्माएं और राक्षस आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हैं। अंडरस्कोर 6। जब हेयान वापस लौटा और उसने खाली घर देखा तो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति घबराहट की थी। फिर उसने आत्म तिरस्कार के साथ खुद पर हंसते हुए कहा, काम जिनिक्सियन, तुम में तो हिम्मत है। काम जिनशियान लापता थी और काम जिनसे को जीयुनिया नहीं मिल रही थी और हेयान भी नजर नहीं आ रहा था। वह लगभग पुलिस को फोन करने ही वाली थी पर कर नहीं सकी। जिनशियान के लापता होने की खबर फैलने पर कौन जाने किस तरह का हंगामा मच जाएगा। उसे इस बात का भी डर था कि कोई बुरे इरादे वाला व्यक्ति जिनशियान को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर जिनशियान अपनी मर्जी से चली गई होती तो क्या होता। काम जिनसे ने इस संभावना के बारे में सोचा। हाँ, यही बात होगी, उसने खुद को यकीन दिलाया। उसे पता था कि वह खुद को धोखा दे रही है, लेकिन वह और क्या कर सकती थी। क्या सच में पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था? खैर, जिनशियन के पास जीने के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे थे, जो होगा देखा जाएगा। काम जिनसे यून परिवार के घर लौट आए, जहां पत्रकारों की भीड़ प्रवेश द्वार के चारों ओर जमा थी और घोटाले के मुख्य पात्र के प्रकट होने का इंतजार कर रही थी। लेकिन कई दिनों की प्रतीक्षा के बावजूद उसका कोई अता पता नहीं था। जैसे ही काम जिनसे की कार दिखाई दी, पत्रकारों ने उसे घेर लिया, जिससे हिलना डुलना असंभव हो गया। पत्रकार बेतहाशा कार की खिड़कियों पर हाथ मार रहे थे, मानो वे शीशे के माध्यम से उनके चेहरे के भावों को सटीक रूप से कैद करना चाहते हों। काम जिनसे ने बेकाबू होकर हॉर्न बजाया और लापरवाही से कार स्टार्ट कर दी। खबर पाने की चाह में जुटे पत्रकारों को अपनी जान भी बचानी होगी, क्योंकि वे इधर उधर भागने लगे। फिर वह तेजी से एस्टेट में घुस गई और पत्रकारों को बाहर ही फंसा छोड़ दिया। आंटी ली ने काम जिनसे को अंदर आते देखा और तिरस्कार से अपने होंठ सिकोड़ लिए। इस औरत में अभी भी इतनी हिम्मत थी कि वह अपना चेहरा दिखाए और अपनी उस बेशर्म बहन को साथ लेकर यून परिवार से बड़ी आसानी से निकल जाए। काम जिनसे ने आंटी ली की निगाहों को नजरअंदाज करते हुए पूछा, आंटी यून कहाँ हैं? मेज पहुंचते हुए आंटी ली ने जवाब दिया, मालकिन लंबी यात्रा पर गई हैं। काम जिनसे ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, वह कहाँ चली गई? मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तो बस एक नौकर हूँ। क्या मालिक अपने नौकरों को अपने ठिकाने की जानकारी देते हैं? काम जिनसे ने अपने होंठ सिकुड़े और ऊपर की ओर कदम बढ़ाए। कुछ ही देर बाद वह 2 सूटकेस लेकर नीचे आए। उसी समय सुये बाहर से अंदर आए। काम जिनसे के हाथों से सामान लिया और बैठक से चली गई। काम जिनसे ने चाची ली से कहा, मैं अब जा रही हूँ। अगर चाची यून वापस आती हैं तो कृपया उन्हें ये संदेश दे देना कि जब मुझे समय मिलेगा तो मैं उनसे मिलने आऊंगी। आंटी ली ने हल्के से हंसते हुए कहा, मैं आपकी बात सही सही बता दूंगी मिस कांग। आपकी यात्रा मंगलमय हो। नजरों से दूर, मन से दूर। उसे आंटी ली के रवैये की कोई परवाह नहीं थी। उसने उस जगह को देखा जहां वह 1 दशक से अधिक समय से रह रही थी। उसकी आंखों में उदासी और अनिच्छा थी, लेकिन अंततः वह दृढ़ता से मुड़ गई और उस भव्य महल से बाहर निकल गई। जैसे जैसे काम जिनसे की आकृति दूर होती गई, आंटी ली ने तिरस्कारपूर्वक कहा, वह औरत आखिरकार चली गई और अब यहाँ सब कुछ शांत हो जाएगा। उसी क्षण शयनकक्षों से एक महिला की दर्द भरी कराहने की आवाज गूंजी, जिससे चाची ली रसोई की ओर चिल्लाईं। कोई जल्दी से बाहर भागी। इस बुढ़िया की लत बढ़ती जा रही है, यह ऐसे ही नहीं चल सकता। क्या हमें उस युवती से कुछ कहना चाहिए? कोई हिचकिचाए। आंटी ली ने उसे घूरते हुए कहा, इतनी सारी झंझटों में क्यों पड़ना, बस अपना काम करो। कोई ने ओह कहते हुए सहमति जताई। तैयार सामान उठाया और चाबी से बेडरूम का दरवाजा खोला। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चली गई। आंटी ली को नींद आ रही थी, इसलिए उन्होंने जम्हाई ली और आराम करने के लिए अपने कमरे की ओर चल पड़ी।
आंटी ली के कमरे में लौटते ही एक महिला की चीख सुनाई दी। उन्हें लगा कि यह बुढ़िया की चीख है, क्योंकि उन्हें इसकी आदत थी, इसलिए उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बिस्तर पर लेटकर सो गईं। कुछ ही देर में एक आकृति तेजी से बेडरूम से बाहर निकली और लगभग नंगे पैर दौड़ते हुए लिविंग रूम से दूर चली गई। बेडरूम में कोई जमीन पर पड़ी थी, उसके सिर से बहुत खून बह रहा था और उसके पैरों के पास एक लैंप उल्टा पड़ा था। एक व्यक्ति बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर शांति का भाव था। ऐसा लग रहा था मानो वह काफी समय से मृत हो चुका हो। काम जिनसे ड्राइवर की सीट पर और सूर्य यात्री सीट पर बैठी थी, कार स्टार्ट करके जाने के लिए तैयार थी। तभी अचानक पीछे का यात्री दरवाजा खुल गया और कोई अंदर चढ़ गया। मुझे शेन से मिलवाने ले चलो। आवाज़ बहुत कर्कश थी, जिससे सुनने वालों को बेहद असहज महसूस हुआ। काम जिनसे ये दृश्य देखकर चौंक गई और उसने अपना सिर घुमाकर देखा। उस महिला के बाल बिखरे हुए थे, उसका शरीर एक मम्मी की तरह पतला था, आंखें धसी हुई थीं और उसकी ठंडी निगाहें भयावह थीं, जो अनायास ही किसी के दिल की धड़कन तेज कर देती थीं। ये कल्पना करना कठिन था कि यह मम्मी जैसी दिखने वाली बूढ़ी महिला कभी तेजस्वी युनशु हुआ करती थी। जी यून्या के बारे में सोचते ही उसके दिल में डर और गहरा गया। उसका अनुमान बिल्कुल सही था, युनशु भी जी यून्या के हाथों में पड़ गई थी। युनशु ने ठंडे स्वर में उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुमने अभी अभी मेरी बात नहीं सुनी? काम जिनसे को युनशु की इस हालत से कुछ डर लग रहा था और उसने अवचेतन रूप से पूछा, युनशेन कहाँ है? अध्याय 587 153 विचित्र आत्माएं और राक्षस आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हैं अंडस्को 7। युनशु ने दृढ़ता से कहा, कंपनी मुझे उसके पास ले चलो, निश्चिंत रहो, जब तक तुम मेरी बात मानोगे मैं शेन से तुम्हें इतनी रकम दिलवा दूंगा जिससे तुम बाकी जीवन बिना किसी आर्थिक चिंता के जी सकोगे। ये निस्संदेह एक बहुत बड़ा प्रलोभन था। काम जिनसे गैराज से बाहर निकली, प्रवेश द्वार पर पत्रकारों ने रास्ता रोक रखा था, लेकिन इस बार उन्होंने जरा भी रहम नहीं दिखाया और तेजी से गाड़ी लेकर निकल गईं। पत्रकारों को असहाय होकर देखते रहने के लिए छोड़ दिया क्योंकि गाड़ी पहाड़ी सड़क के अंत में गायब हो गई। पूरी यात्रा के दौरान काम जिनसे मन ही मन इस बात पर विचार कर रहा था कि वह युनशु को युनशेन के पास ले जाए या जी यून्या को सूचित करे। उसने अपने विकल्पों पर विचार किया। युनशेन और जी यून्या दोनों ही अब उसके दिल में सबसे खौफनाक लोग थे। उसने इस जगह को छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन ऐसा करने से ठीक पहले वह फिर से इन पुरानी दुश्मनी में उलझ गई। सूर्य की आंखों में एक रहस्यमयी चमक दिखाई दी जब उसने अपना फोन निकाला और समाचार देखने का नाटक करते हुए वास्तव में एक संदेश भेजा। अचानक युनशु ने काम जिनसे के बाल पकड़ लिए और ठंडी आवाज में बोली, कंपनी में जाने का यह तरीका नहीं है। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम जी यून्या को सूचना देने की कोशिश कर रही हो? काम जिनसे ने तीखी आवाज में चिल्लाते हुए कहा, पहले मुझे छोड़ो, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। युनशु ने उपहास करते हुए कहा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, मुझसे कोई चालबाजी करने की कोशिश मत करो, वरना चाहे स्वर्ग और पृथ्वी का किनारा ही क्यों न हो, मैं शेन से तुम्हें मरवा दूंगा। दिल दहला देने वाले काम जिनसे ने आखिरकार कार को वापस मोड़ दिया। यही रास्ता यून ग्रुप के मुख्यालय तक पहुंचने का सबसे तेज मार्ग था। कार यून ग्रुप की इमारत के सामने रुकी। युनशु जल्दी से दरवाजे से बाहर निकली और लॉबी की ओर चल पड़ी। काम जिनसे ने सूर्य की ओर मुड़कर चेतावनी देते हुए कहा, तुमने अभी जो कुछ भी देखा है, बेहतर होगा कि तुम उसे पूरी तरह से भूल जाओ। सूर्य ने सिर झुकाकर कहा, मुझे पता है। काम जिनसे ने स्टीयरिंग व्हील घुमाया और कार यून ग्रुप से तेजी से दूर निकल गई। सड़क किनारे एक सुनसान जगह ढूंढकर काम जिनसे ने कार रोकी और अपने बैग से एक लिफाफा निकालकर सूर्य को देते हुए कहा, तुम इतने सालों से मेरे पीछे पीछे चल रहे हो, ये पैसे लो और अपने लिए एक बेहतर अवसर ढूंढो। सूर्य ने हैरानी से उसकी ओर देखा और कहा, बहन कांग, तुम? काम जिनसे ने लिफाफा उसके हाथ में थमाते हुए कहा, मैं जियांगजो छोड़ रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं आगे कहाँ जाऊंगी। सूर्य, इतने सालों तक तुमने जो देखभाल की उसके लिए मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। अंत में तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ। जब वह बोल रही थी, काम जिनसे ने उसे प्यार से गले लगा लिया। सूर्य की आंखों में एक पल के लिए उदासी छा गई। उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए और धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। तुमने क्या कहा? काम जिनसे ने ठीक से न सुन पाने के कारण पूछा। बहन कांग, भविष्य में अपना ख्याल रखना। आप भी। जब वे अलग होने लगे तो काम जिनसे ने कहा, मेरे जाने से पहले मेरे लिए एक आखिरी काम कर दोगे क्या? सूर्य ने अपनी निगाहें उठाकर उसकी ओर देखीं। इस कार को ले जाओ और इसे सेकंड हैंड मार्केट में बेच दो। उससे मिलने वाली रकम को मेरे नाम से किसी दान संस्था को दे दो ताकि अगले जन्म के लिए कुछ पुण्य अर्जित कर सको। उसने खुद पर ही व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए कहा। उसे यह हास्यास्पद लग रहा था कि उस जैसी किसी व्यक्ति में इतनी दयालुता कैसे हो सकती है। ठीक है, सूर्य ने सहमति जताई। काम जिनसे कार से बाहर निकली और ट्रंक से अपना सामान निकालते हुए सूर्य को अलविदा कहा। सूर्य, अलविदा। सूर्य कार में बैठी बाहर खड़ी महिला को देख रही थी। 40 की उम्र के करीब पहुंच चुकी उस महिला की सुंदरता फीकी पड़ चुकी थी। उम्र के निशान दिखने लगे थे, फिर भी उसमें बुनियादी गुण थे। काम जिनसे बेहद खूबसूरत थी। अपने मोहक व्यक्तित्व और मनमोहक आकर्षण के कारण उन्हें शुरुआत में ही राष्ट्रीय परी का नाम दिया गया था। उनका भविष्य उज्जवल हो सकता था, लेकिन उन्हें एक पुरुष से प्यार हो गया और वह पतंगे की तरह आग की ओर खींची चली गई और उसी क्षण से उनका करियर बर्बाद हो गया। विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद से ही काम जिनसे का अनुसरण करते हुए सूर्य ने एक महत्वाकांक्षी उभरती हुई स्टार से लेकर उस मुकाम तक उसके परिवर्तन को देखा था जहां उसे अपमानित होकर शहर से भागना पड़ा था। उसकी भावनाएं अवर्णनीय थीं। शुरुआत में काम जिनसे द्वारा दिए गए अवसर के लिए आभारी होने के बावजूद सूर्य ने बाद में उसे अपनी क्षमता को बर्बाद करते देखा और उसके लड़ने के जज्बे की कमी से घृणा करने लगी। समय के साथ उसकी भावनाएं बदल गईं और अब क्या उसे इसका पछतावा है? नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। ऐसी महिला को कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ा जिससे उसे होश आया। काम जिनसे ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया।
उस समय कांग जिन से बेहद खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल अपने युवावस्था जैसी। उसने देखा कि कांग जिन से मुड़कर चली गई, फिर उसने एक टैक्सी बुलाई, अपना सामान कार की डिग्गी में रखा और टैक्सी में बैठकर चली गई। कुछ देर चुपचाप बैठने के बाद सुये ने अपना फ़ोन निकाला और एक कॉल की। कोई जवाब नहीं। दूसरी बार भी कोई जवाब नहीं मिला। वह किस काम में व्यस्त थी कि ऐसे समय में उसने अपना फ़ोन नहीं उठाया। कुछ देर सोचने के बाद उसने कार स्टार्ट की, मुड़ी और यून ग्रुप की ओर वापस चल पड़ी। सड़क के उस पार कार पार्क की और कंपनी की इमारत को निहारने लगी। कांग जिनसे ने जियांतियन गांव के लिए सबसे पहला टिकट खरीदा और बस का इंतजार करते समय कई लोगों ने उसे पहचान लिया, उसकी ओर इशारा किया और ऐसी बातें कहीं जो सुनने में बहुत अप्रिय थी। कुछ लोगों ने तो अपने मोबाइल फ़ोन से उसकी तस्वीरें भी खींची। अध्याय 588 153 में मांग लिया छिपकर अभिनय करना _8। कांग जिनसे ऐसी घूरती निगाहों की आदी हो चुकी थी, लेकिन गालियां सुनकर अब भी उसे असहज महसूस होता था। उसने अपना बैग कंधे पर टांगा और जल्दी से शौचालय की ओर चल पड़ी। जब वह हाथ धो रही थी तभी एक हाथ अचानक एक कोण से बढ़ा और उसके मुंह और नाक को कपड़े से ढक दिया। कांग जिनसे के संघर्ष करने से पहले ही उसकी आंखें ऊपर की ओर घूम गईं और वह बेहोश हो गई। बेहोश होने से ठीक पहले उसने उदास मन से सोचा, क्या जी यूनिया सचमुच मुझे जाने नहीं देना चाहती। मास्क पहने और सफाईकर्मी की वर्दी में सिर थोड़ा झुकाए एक व्यक्ति कूड़ेदान धकेलते हुए अंदर आया। काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने तीखी और निर्मम निगाहों से देखते हुए बेहोश कांग जिनिक्सियन को तुरंत कूड़ेदान में डाल दिया। सफाईकर्मी ने पीछे मुड़कर आधे इंसान के आकार के कूड़ेदान को ऐसे बाहर धकेल दिया जैसे कुछ असामान्य हुआ ही न हो। काले कपड़े पहनी महिला ने दर्पण के सामने अपने कॉलर को ठीक किया। उसका चेहरा इतना साधारण था कि भीड़ में किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करता, लेकिन उसकी आंखें प्राचीन, न पिघलने वाली बर्फ की याद दिलाती हुई लोहे जैसी ठंडी चमक से दमक रही थीं। महिला ने दर्पण के सामने अपनी बाहें उठाईं और इतालवी में कुछ बुदबुदाया, जिसका अनुवाद करने पर अर्थ निकला हो गया। पीछे मुड़ने पर उसके बाएं कान में एक ईयरपीस दिखाई दिया और ठीक उसके पीछे एक चमकीले लाल रंग के मैनेजेनेटा फूल का टैटू था जो मनमोहक और आकर्षक था। कदमों की आहट दूर होते ही एक दुबली पतली आकृति ने चुपके से स्टॉल का दरवाजा खोलकर अंदर झांका। जब उसे यकीन हो गया कि आसपास कोई नहीं है तो वह सावधानी से बाहर निकल गई। हे भगवान, क्या अभी अभी अपहरण हुआ था? अगर वह गलत नहीं थी तो वह व्यक्ति कांग जिन से था। वह व्यक्ति शेन लुओकुई के अलावा और कोई नहीं था। वह अपने पिता के साथ उनके गृहनगर जाने के लिए ग्रामीण इलाके में वापस जाने वाली थी और उसने ऐसी स्थिति का सामना करने की उम्मीद नहीं की थी। वह पुलिस को बुलाना चाहती थी, लेकिन खुद को मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। कांग जिनसे ने इतने शर्मनाक काम किए थे, वह इसी अंजाम की हकदार थी। लेकिन आखिरकार दांव पर एक जीवित व्यक्ति का जीवन था। अगर सच में कुछ हो जाता तो क्या होता? उसने यूनिया को फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन निकाला, लेकिन काफ़ी देर तक किसी ने जवाब नहीं दिया। इसलिए आखिरकार उसने वीचैट पर एक संदेश भेजा और जवाब का इंतजार करने लगी। जब वह शौचालय से बाहर आई तो शेन जुडोंग बाहर उसका इंतजार कर रही थी। शेन लुओकुई एक पल के लिए हिचकिचाई। वह शेन जुडोंग को कुछ बताना चाहती थी। जैसे ही वह बोलने वाली थी, उसकी ट्रेन के लिए यात्रियों को चेक इन करने के लिए अनाउंसमेंट शुरू हो गया। शेन शुडोंग ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, चलो चलते हैं। इसलिए शेन लुओकुई ने चुप रहना ही बेहतर समझा और अपने पिता को न बताने का फैसला किया, इसका जिक्र करना व्यर्थ होगा। स्टेशन में प्रवेश करने से पहले शेन जुडोंग ने हॉल की ओर पीछे मुड़कर देखा, मानो उसकी निगाहें कुछ खोज रही हों। उसने सुना था कि वह यहाँ है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह भी अपने गृहनगर लौट रही हो? उसने आह भरी और मुंह फेर लिया। युनशु लॉबी में तेजी से दाखिल हुई। रिसेप्शनिस्ट युनशु को देखकर चौंक गई। जैसे ही वे उसे बाहर निकालने के लिए सुरक्षाकर्मियों को बुलाने वाले थे, उस पागल औरत ने उन्हें ठंडी निगाहों से घूरते हुए कहा, अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सीईओ की मां हूं। रिसेप्शनिस्ट ने उसे तिरस्कार भरी निगाहों से देखते हुए कहा, अगर तुम सीईओ की मां हो तो मैं सीईओ की पत्नी हूं। यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं सुरक्षाकर्मियों से तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। सचमुच, यून ग्रुप में आकर बवाल मचाने की हिम्मत कौन करता था? युनशु ने ताना मारते हुए कहा, रिसेप्शनिस्ट के तौर पर तुम्हारा करियर खत्म हो चुका है। अपनी तनख्वाह लो और दफा हो जाओ। रिसेप्शनिस्ट भी गुस्से से भड़क उठी, यह पागल कहाँ से आ गया? रिसेप्शनिस्ट ने युनशु के बाल खींचते हुए कहा, पागल औरत, तुम्हें अपनी औकात का पता नहीं। यहाँ तमाशा करने का कोई मतलब नहीं। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। इतना कहकर उसने युनशु के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। युनशु बेहद गुस्से में थी। अब तो एक रिसेप्शनिस्ट भी उसे धमकाने की हिम्मत कर रही थी। दुर्भाग्यवश उसका शरीर बहुत कमजोर था और उसमें पलटवार करने की ताकत नहीं थी, इसलिए उसे काफ़ी मार खानी पड़ी। दोनों जल्दी ही एक दूसरे से भिड़ गए और सुरक्षा गार्ड उन्हें अलग करने के लिए दौड़ पड़े। तभी दरवाजे से एक आकृति अंदर आई। हाथापाई देखकर वह सहज रूप से रुक गया। उसकी नज़र उस अस्त व्यस्त और थकी हुई महिला पर पड़ी और उसने अविश्वास से पूछा, मैडम? दोनों ने एक ही समय पर अपनी गतिविधियां रोक दीं। रिसेप्शनिस्ट ने हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। क्या ये सच हो सकता है? असंभव। हालांकि अगले ही पल लियांग यू तेजी से चलकर पास आए, पुष्टि की कि यह वास्तव में लेडी यून ही है और जल्दी से उनका समर्थन करने के लिए उनके पास आए। महोदया, आप कंपनी में वापस क्यों आए हैं? युनशु ने ठंडी मुस्कान के साथ अविश्वास से भरी रिसेप्शनिस्ट की ओर एक नज़र डालते हुए ठंडे स्वर में कहा, इस महिला को मैं फिर कभी नहीं देखना चाहती। लियांग यू ने अपनी आंखें सिकुड़कर डर से कांप रही महिला की ओर देखा और कहा, अपनी आंखें खोलकर देखो, ये हमारे राष्ट्रपति की मां लेडी यून है। मानव संसाधन विभाग में जाकर इस महीने का वेतन ले लें और चले जाएं, और आपको यून ग्रुप में फिर कभी नौकरी नहीं मिलेगी। महिला का चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया। वह लड़खड़ाने लगी और मानो गिरने ही वाली थी। महोदया, क्या आप राष्ट्रपति से मिलने आए हैं? उस महिला की ओर एक और नज़र डाले बिना लियांग यू मुड़ गई और युनशु को सहारा दिया।
महिला ने तुरंत आगे झुककर दया की भीख मांगते हुए कहा, महोदया, यह मेरी गलती थी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास है, कृपया मुझे जाने के लिए मत कहिए। युनशु ने उसे लात मारकर दूर धकेल दिया, ताना मारते हुए कहा, दफा हो जाओ। महिला के रोने और चिल्लाने की ओर एक और नज़र डाले बिना वह लियांग यू का सहारा लेते हुए लिफ्ट की ओर चल पड़ी। लिफ्ट में लियांग यू ने अपने सामने लगे दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा, जिसमें व्यक्ति सिर झुकाए बेहद दुबला पतला दिख रहा था। वह इस व्यक्ति को अपनी स्मृति में बसे व्यक्ति से बिल्कुल भी मेल नहीं बिठा पा रहा था। अंतर बहुत अधिक था। मैडम, कंपनी को हाल ही में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा है और अध्यक्ष इस मामले को तुरंत सुलझाने में लगे हैं, इसलिए उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, कृपया समय आने पर क्षमा कर दीजिएगा। लियांग यू ने लिफ्ट से बाहर निकलते हुए धीमी आवाज में उन्हें याद दिलाया। युनशु ने उसे एक नज़र से देखा, क्या मुझे अपने बेटे के बारे में याद दिलाने की जरूरत है? इसके बाद वह बाहर चली गई। युनशु की जाती हुई आकृति को देखकर लियांग यू ने अपने होठों पर मुस्कान बिखेरी और उसके पीछे पीछे चल दिया। लियांग यू के घोषणा करने का इंतजार किए बिना युनशु ने अधीरता से अध्यक्ष कार्यालय का दरवाजा खोल दिया और बोली, शेन शेन, इस बार तुम्हें अपनी मां का बदला जरूर लेना होगा। पूरी रात काम करने के बाद युनशेन सोफे पर लेटकर सो ही गया था कि उसकी सूट जैकेट उसे ढके हुए थी। जैसे ही युनशु ने दरवाजा खोला, युनशेन ने अपनी आंखें खोल दी। युनशु को अंदर आते देख उसकी आंखों की गहराई में आश्चर्य की एक झलक तुरंत दिखाई दी। युनशु को आश्चर्य हुआ कि कुछ समय तक अपनी मां को न देखने के बाद वह इस हालत में क्यों प्रकट हुई। युनशेन की भौहें गहरी सिकुड़ गईं, वह सीधा बैठ गया और ठंडे स्वर में पूछा, आखिर हुआ क्या? युनशु इंटरनेट पर मचे बवाल से अनभिज्ञ थी, इसलिए उसे युन समूह पर मंडरा रहे खतरे का अंदाजा नहीं था। उसने जी युन्या द्वारा किए गए दुर्व्यवहार और कैद में रखे जाने की घटना को संक्षेप में बताया और फिर घृणा से कहा, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी बेटी इतनी शक्तिशाली होगी। मैं लापरवाही से उसके चंगुल में फंस गई। तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। बेहतर होगा कि तुम किसी हत्यारे को किराए पर लो, चाहे पूरी तरह से बदला लो या फिर कुछ भी मत करो। युनशु की आंखों में जानलेवा इरादा झलक रहा था, उसकी आवाज में जहर घुला हुआ था। अपनी बात खत्म करते ही उसने देखा कि युनशेन पर कोई असर नहीं हुआ है और वह गुस्से में बोले बिना नहीं रह सकी, युनशेन, मुझे इतना नुकसान पहुंचाया गया है और फिर भी तुम उदासीन हो, क्या तुम सचमुच मेरे बेटे हो? युनशेन ने व्यंग्य करते हुए कहा, एक मेरी जैविक माँ है, दूसरी मेरी जैविक बेटी है, आप मुझसे कैसे चुनने की उम्मीद करते हैं? युनशु अविश्वास से एक कदम पीछे हटते हुए बोला, अब तुम्हें याद आया कि जी युन्या तुम्हारी बेटी है, तो तुम पहले क्या कर रहे थे? युनशेन, तुम उसे अपनी बेटी मानते हो लेकिन वह तुम्हारी मौत की कामना करती है, ये कैसी मूर्खता है? युनशेन वास्तव में युनशु और जी युन्या के बीच चुनाव करने में हिचकिचा रही थी। इस क्षण युनशु का दिल कड़वाहट और भय से भर गया था। उस महिला द्वारा उसके सबसे प्रिय पुत्र की तर्कशक्ति को धीरे धीरे छीना जा रहा था। बहुत बढ़िया, जी युन्या, शानदार खेल। अध्याय 589, 154 निडर हम अलग हो गए। युनशेन ने अपने पतले होंठ कसकर दबाए और उसकी अस्त व्यस्त हालत को देखकर भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैं किसी को तुम्हें घर ले जाने के लिए भेजूंगा। युनशु अचानक पीछे हट गई और ताना मारते हुए बोली, अहंकारी पुत्र, अगर तू मुझे मारना चाहता है तो जाकर अपनी प्यारी बेटी के पास जा। मैं देखना चाहती हूँ कि तेरा क्या अंजाम होता है। युनशेन ने मुट्ठी भींचते हुए कहा, माँ, मुझे मजबूर मत करो। मैंने ऐसे मूर्ख बेटे को जन्म कैसे दिया? मुझे तो तुम्हें जन्म लेते ही गला घोंट देना चाहिए था, युनशु ने विषैले स्वर में कहा। युनशेन ने अपनी आंखें सिकोड़कर युनशु को ठंडे अंदाज में देखा। उसकी गहरी और रहस्यमयी आंखों ने युनशु को एक पल के लिए डरा दिया, लेकिन ये डर बस एक क्षण के लिए ही था और फिर एक उल्कापिंड की तरह गायब हो गया। सहायक लियांग। युनशेन की बात सुनकर अगले ही पल लियांग यू ने दरवाजा खोल दिया। 2 भरोसेमंद लोगों को भेजो, मैडम को घर ले जाओ और 24 घंटे तक उनकी कड़ी सुरक्षा करो। अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो आप इसके लिए जिम्मेदार होंगे। बोलने के बाद वह मुड़ा और फर्श से छत तक फैली खिड़की की ओर चला गया। वह दोबारा उस पर नजर नहीं डालना चाहता था। युनशु 2 बार हंसी की आवाज में हंसी। उसकी हंसी उदास और निराशाजनक थी, फिर भी व्यंग्य से भरी हुई थी, जिससे उसे सुनना असहज हो रहा था। जैसे कोई तेज चाकू धीरे धीरे त्वचा को खरोंच रहा हो। खून तो नहीं निकल रहा था, लेकिन हड्डी को तीव्र दर्द से छेद रहा था। सचमुच मेरे प्यारे बेटे, बहुत ही प्यारे। वह हंस पड़ी। उसका चेहरा तेजी से भयानक और लाल हो गया। उसने अचानक अपना सीना पकड़ लिया। उसका शरीर हिंसक रूप से आगे की ओर झुक गया और उसने एक टूटी हुई कराह निकाली, मानो वह असहनीय दर्द और पीड़ा को दबा रही हो। महोदया, लियांग यू ने उन्हें गिरने से बचाने के लिए आगे बढ़कर सहारा दिया। अचानक उंगलियों ने लियांग यू की बांह को जकड़ लिया। पतले कपड़े के बावजूद उंगलियां पंजों की तरह थीं, जो उसकी त्वचा को कसकर पकड़ रही थीं, जिससे लियांग यू दर्द से बेसुध होकर तेजी से सांस लेने लगा। मैडम, आपको क्या हुआ है? युनशेन ने पीछे मुड़कर देखा तो युनशु का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी खुली त्वचा पर नसें उभरी हुई थीं, मानो वे उसकी त्वचा की सीमाओं से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रही हों, जो बेहद भयावह लग रहा था। युनशेन कुछ कदम आगे बढ़ा युनशु को सहारा देने के इरादे से, लेकिन युनशु ने उसे जोर से धक्का देकर दूर कर दिया। युनशु ने ठंडे लहजे में व्यंग्य किया। उसके माथे से पसीना बह रहा था। उसकी आवाज कर्कश थी, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे परेशान मत करो। युनशेन ने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए। अंततः सहन न कर पाने के कारण युनशु जमीन पर गिर पड़ी, इधर उधर लुढ़कने लगी, अपने शरीर को पकड़ लिया और अपने गले से एक असहनीय दर्द भरी चीख निकाली। लियांग यू सदमे में पीछे हट गई। मैडम, क्या ये? उसने अविश्वास भरी निगाहों से युनशेन की ओर देखा। क्या उसे जहर की लत लग गई है? युनशु ने अपनी दुबली पतली बांह युनशेन की ओर बढ़ाई, जिस पर नसें उभरी हुई थीं और उसकी उंगलियां उसकी पतलून के पांव को कसकर पकड़े हुए थीं। शेन, मैं बहुत दर्द में हूँ, मुझे बचाओ। युनशेन ने युनशु की दुर्दशा को ठंडी निगाहों से देखा। उसकी आंखों में अप्रत्याशित रूप से बदलाव आ रहे थे और अंत में उसने निर्णायक रूप से मुंह फेर लिया। उसे नशा मुक्ति केंद्र ले जाओ।
लियांग यू ने आश्चर्य से कहा, वह जगह, मैडम शायद उसे सहन न कर पाएं। युनशेन ने उदासीनता से कहा, कुछ व्यवस्था करो ताकि उसे वहां थोड़ा आराम मिल सके। लियांग यू ने युनशू को बेहोश कर दिया और 2 लोगों को उसे उठाकर ले जाने के लिए बुलाया, फिर दफ्तर से चली गई। युनशेन ने खिड़की से बाहर के नज़ारे को देखा, उसकी आंखें एक गहरी ठंडी खाई जैसी थीं। क्या आप यही चाहते थे? अपना फ़ोन निकालकर उसने शीर्ष खबर में छपी 3 लोगों की एक साथ की तस्वीर देखी, जिसमें छोटा लड़का और लड़की बेहद खुशी से मुस्कुरा रहे थे। ऐसा दृश्य उसने पहले कभी नहीं देखा था, फिर भी इसने अचानक उसके दिल को झकझोर दिया। उसकी उंगलियों ने तस्वीर में मौजूद दोनों लड़कियों, म्याओ म्याओ और उसकी की भौहों और आंखों को सहलाया। वे सचमुच एक जैसी दिखती थीं। उसके होंठों के कोने पर एक कड़वी मुस्कान उभर आई। उसने अपना फ़ोन बंद किया और अपने सामान्य शांत स्वभाव में लौट आया। उसी क्षण सचिव यान की थोड़ी घबराहट भरी आवाज़ बाहर से आई, राष्ट्रपति महोदय, अभियोजक कार्यालय से कोई यहाँ आया है। युनशेन ने आह भरी, अपना कॉलर सीधा किया और जो होना तय था उसका सामना करने के लिए तैयार हो गया। अक्टूबर के महीने में आसमान धीरे धीरे ठंडा होता गया और स्कूल के मैदान में पत्तियां आलस्य से घूमने लगीं। स्कूल की वर्दी पहने वह लड़की अपनी पाठ्यपुस्तकों को पकड़े हुए परिसर के शांत वृक्षों से घिरी सड़क पर चुपचाप चल रही थी। वह जहां भी जाती अपनी खूबसूरती, शालीनता और गरिमा से सबका ध्यान खींच लेती थी। यहाँ तक कि स्कूल की सबसे मशहूर सुंदरी, स्कूल की सबसे खूबसूरत छात्रा ये शियाओ भी उसके बगल से गुजरते समय फीकी पड़ जाती थी। छात्रों के समूह वहां से गुजर रहे थे, कभी कभी अपना सिर घुमाकर उस लंबे और आकर्षक व्यक्ति को देख रहे थे। उनकी आंखों में विस्मय का एक समान भाव झलक रहा था। क्या वह इस साल की सबसे लोकप्रिय नई हाई स्कूल छात्रा प्रतिनिधि है? उसका नाम क्या है? जी यून्या, उसका नाम जी यून्या है। क्या ये नाम सुनना भी अच्छा नहीं लगता? वह इतनी खूबसूरत है कि उसके सामने स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की ये शियाओ फीकी पड़ जाती है। और सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, वह प्रतिभाशाली भी है। सुना तुमने, 3 साल का गैप लेने के बाद भी उसने प्रांत में सबसे ज्यादा नंबर लाकर स्कूल में दाखिला लिया। उद्घाटन समारोह के दिन जब वह छात्रा प्रतिनिधि के रूप में भाषण देने मंच पर आए तो स्कूल के सारे लड़के दीवाने हो गए। अध्याय 590, 154 निडर हम अलग हो गए _2। हे भगवान, वह तो प्रतिभाशाली है, लेकिन उसने 3 साल के लिए स्कूल क्यों छोड़ दिया? मैंने सुना कि उसका कार एक्सीडेंट हो गया था। लड़की के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आते ही बातचीत थम सी गई। शरद ऋतु की ताजगी भरी हवा और साफ नीले आकाश के बीच उसकी सुंदरता किसी सपने जैसी, लगभग मायावी सी लग रही थी। पुस्तकालय तक पहुंचने के लिए बास्केटबॉल कोर्ट से होकर गुजरना पड़ता था। अभी वह कोर्ट के पास भी नहीं पहुंची थी कि उसे कोर्ट से लड़कियों की जोरदार जयकार और चीखें सुनाई देने लगीं। प्रचंड जुनून शरद ऋतु के शुरुआती आकाश में फैल गया, दूर दूर तक बहता हुआ, जोशीले और जीवंत युवाओं का साक्षी बना। बास्केटबॉल का मैदान खचाखच भरा हुआ था और दूर से देखने पर वह फूलों की तरह सुंदर लड़कियों का एक समुद्र जैसा लग रहा था। एक शानदार दृश्य। सभी लड़कियों ने एक साथ लयबद्ध और मधुर स्वर में एक व्यक्ति का नाम जपना शुरू किया जो लड़कियों की हार्दिक प्रशंसा से भरा हुआ था। यानसांग, एक ऐसा व्यक्ति जो परिचित होते हुए भी अपरिचित है। उसे नाम तो याद था लेकिन उसका चेहरा याद नहीं आ रहा था। उसने अक्सर लड़कियों को इस व्यक्ति के बारे में बात करते सुना था, खाने के समय, शौचालय में, यहाँ तक कि कक्षा में उसके पीछे बैठी 2 लड़कियां भी यानसोंग के प्रति आसक्त थीं। खुद को सिंड्रेला और यानसोंग को अपना राजकुमार मानकर कल्पना करती थीं और अथक रूप से दिवास्वप्न देखती रहती थीं। इस स्कूल में अपने पहले दिन से ही उसने यानसोंग का नाम इतनी बार सुना था कि उसके कान सुन्न हो गए थे। वह इस शख्स के आकर्षण के बारे में बहुत उत्सुक थी जो इन किशोरियों को इतनी गहराई से मोहित कर लेता था। यही सोचते हुए वह चुपचाप बास्केटबॉल कोर्ट के बगल में बने छोटे रास्ते से आगे बढ़ गई। अचानक ही विपत्ति आ पड़ी। आसमान से एक बास्केटबॉल गिरी और सीधे उसके सिर की ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें फटी रह गईं जब उसने उसे अपनी ओर आते देखा। उसके पैर शीशे की तरह भारी हो गए थे, हिल भी नहीं पा रहे थे। कार दुर्घटना से बचने के चक्कर में बास्केटबॉल से चोट लग जाना। उस क्षण वास्तव में उसके पास इस प्रश्न पर विचार करने का समय था। भीड़ चीखती हुई हट गई और सफ़ेद और बैंगनी रंग की जर्सी पहने एक युवक उसकी ओर दौड़ा। उसका फुर्तीला शरीर आग की लपटों की तरह चमक रहा था और उसके पीछे चमकीला तेजस्वी सूर्योदय चमक रहा था। उसके पीछे की चकाचौंध भरी रोशनी के कारण उसका चेहरा साफ साफ देखना लगभग असंभव था। जैसे ही गेंद उसे लगने वाली थी, उस युवक ने उसका हाथ पकड़कर जोर से झटका दिया। उसकी पकड़ से उसकी त्वचा जल उठी और फिर उसे चटकने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी हड्डी के खिसकने की आवाज़ हो। उसके चेहरे पर सीने का कठोर प्रहार दर्दनाक था और इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाती, अगले ही पल वे दोनों जमीन पर गिर पड़े। युवक ने हवा में ही अपनी बाँह उसकी कमर के चारों ओर लपेट ली, घूम गया और जमीन पर पीठ के बल गिरने से पहले उसके सिर को अपने सीने से टिका लिया। उसका चेहरा 2 बार उसकी छाती से टकराया, जिससे वह दर्द से कराह उठी। उसने सहज ही उसके सिर पर अपनी पकड़ और कस ली और वह उसके दिल की तेज, गर्म धड़कन सुन सकती थी, जो मानो संक्रामक लग रही थी क्योंकि उसकी अपनी धड़कन भी बेकाबू होकर तेज होने लगी थी। हे, क्या तुम ठीक हो? उसने धीरे से पूछा। नहीं मरेगा, युवक ने उसके ऊपर से दांत पीसते हुए कहा। वह जल्दी से खुद को छुड़ाकर उससे नीचे उतर गई। जरा सा हिलते ही उसकी बाँह में तेज दर्द हुआ, जिससे वह दर्द से कराह उठी। भौहें चढ़ाकर उसने जमीन पर लेटे हुए युवक को देखा। यह अद्भुत दृश्य देखकर उसका दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। वह कभी भी दिखावे पर भरोसा नहीं करती थी, हालांकि उसने माना कि वह अब तक का सबसे सुंदर पुरुष या लड़का था जिसे उसने देखा था। उसकी बाहें कनपटी की ओर झुकी हुई थीं, जिससे एक तीखा और आकर्षक चाप बन रहा था। उसकी आंखें रात की तरह काली और तारों भरे सागर की तरह गहरी थीं, असीम और गहन। ऊंची नाक, पतले होंठ कसकर बंद। कहते हैं पतले होंठ वाले पुरुष निर्दयी होते हैं। क्या यह आदमी भी अपने रूप की तरह ही निर्दयी था? उनका चेहरा मानो ईश्वर के हाथों तराशा गया हो, हर एक अंग बिल्कुल सटीक।
उनकी धूप से दमकती त्वचा स्वस्थ और जीवंत थी, वे किसी धधकते सूरज की तरह थे। आसमान का चिलचिलाता सूरज भी उनकी चमक का एक अंश भी नहीं छीन सकता था। उसने अपना सीना पकड़ लिया, उसे हल्का सा दर्द महसूस हुआ, लेकिन वह अजीब सी अनुभूति जल्दी ही गायब हो गई। इससे पहले कि वह इस बारे में कुछ सोच पाती, वह युवक जमीन से उठ खड़ा हुआ और उसे घूरने लगा। उसकी आंखों में ठंडी जांच और सतर्कता का मिला जुला भाव था। अभी के लिए धन्यवाद, उसने मुस्कुराते हुए कहा और मुड़कर जाने की इच्छा जताई। अरे बस धन्यवाद, बस इतना ही। मेरे सिर के पीछे चोट लगी है और अभी भी दर्द हो रहा है, युवक ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आवाज़ भी बहुत मधुर थी, किशोरावस्था के कारण थोड़ी भारी, फिर भी उसमें एक अलग ही आकर्षण था। आह भरते हुए वह पीछे मुड़ी और बोली, तो मैं आपके साथ अस्पताल में जाकर इसकी जांच करवा लूंगी। उसे मुसीबतें बिल्कुल पसंद नहीं थीं, और यह युवक उसके लिए मुसीबतों से कहीं ज्यादा मुसीबतें ला सकता था। लड़कियां उसके चारों ओर जमा हो गईं, अपनी चहेती को उसे इस तरह पकड़े हुए देखकर वे उसे घृणा से घूरने लगीं। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।